इन लास्ट के 40 दिनों में भी बच्चे हम बहुत ही अच्छी तैयारी करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों को ना यार खुद पे पहले तो ट्रस्ट करना पड़ेगा कि भाई आप इस एग्जाम को अभी भी क्लियर कर सकते हो। स्पेशली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बेटा आप अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। पढ़ जरूर लेना, मन मार के पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तभी वीडियो पूरा देखना और उसके जो एग्जाम्पल्स है उनको एक बार देखना कि हमने कैसे सॉल्यूशन करवा रखे हैं, एग्जाम में कैसे आ रखे हैं। हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन जून 2024 वाले हमारे जितने भी बच्चे हैं, अगर आप पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर अगर बहुत ज़्यादा परेशान है यार, तो बच्चे घबराइए मत। आखिरी के ये जो 40 से 45 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है, इन लास्ट के 40 दिनों में भी बच्चे हम बहुत ही अच्छी तैयारी करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं और आपको चिंता सता रही है कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे मैं बता रहा हूँ अभी भी पढ़ना स्टार्ट करो तो पास हो सकते हैं। और देखो बाकी फिर आपके ऊपर भी कुछ निर्भर करता है, मेहनत कुछ ज़्यादा हुई, ज़्यादा चैप्टर आपने कवर किए तो आप अपने स्कोर को बड़े इजीली 65, 70, 75 भी ले जा सकते हो अब तैयारी करके। स्पेशली अगर हमारे जो मैथ्स वाले बच्चे हो, बेटा आपकी तो देखो मैथ्स वैसी अच्छी होती ही है, लेकिन अगर आप अब से पढ़ना स्टार्ट करते हो, एक स्ट्रेटेजिक वे में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप बड़े इजीली अपने स्कोर को 80+ भी ले जा सकते हो यार। देखिए हमारे जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे इनको थोड़ा तकलीफ लगती है, थोड़ा परेशानी लगती है कि क्योंकि कम समय में बहुत कुछ करना होता है। लेकिन यहाँ पर बेटा जो बातें बताऊंगा उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मेरे पास में भी जो मेरे कई स्टूडेंट्स रहे हैं, जो मेरे लाइव बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं, मेरे जो वाईटी वीडियोस के थ्रू पढ़ा करते थे, तो उन बच्चों ने भी देखो यार कामयाबी उन लोगों को भी मिली है। और वही तरीका बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, लास्ट ईयर जून बैच का मेरा स्टूडेंट है, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस बच्चे का मैं बता रहा हूँ मैथ्स वीक था, नॉन मैथ्स वाला बच्चा था, सब सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी थी, बट मैथ्स की तैयारी इसकी सही नहीं थी। और आखिरी के एग्जैक्टली 1 महीने में इस बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया था। 1 महीने पहले कोर्स वगैरह इसने सब मतलब इनरोलमेंट वगैरह बैच में ले रखा था, बट ये लाइव क्लास में नहीं आता था और ये क्या बोले पढ़ाई भी नहीं करता था यार, है ना, मैथ्स की तो ऐसे नहीं किया करता था। तो इस बच्चे ने जब पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू किया तो इसने मुझसे कहा कि अनुराग भैया मैं किस तरीके से पढ़ना शुरू करूं, कौन से चैप्टर पहले करूं और इनमें क्या करूं, क्या मैं एडिशनल वाले क्वेश्चन करूं या ना करूं, इस तरह के तमाम सवाल थे यार। तो जो बातें मैंने इनको बताई हैं वही सेम चीजें बेटा मैं आपके साथ में रिपीट करना चाहूंगा। देखिए ये जो बच्चा है, देखिए अकाउंट्स में अच्छा बच्चा स्कोर किया इसने, लॉ में इनका एकदम बाउंड्री पे पास हुए हैं, यहाँ पे मैथ्स में एकदम एग्जैक्टली बंदा बाउंड्री में पास हो गया है, रुका नहीं है, अटका नहीं है, पास हो गया है। जो मतलब कि जो एकदम हड्डी बन के एकदम जो अटका पड़ा था यार, है ना, वो सब्जेक्ट इनका निकल गया। दोबारा इनको मैथ्स की अब तैयारी ऐसा अलग से नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बच्चे का जब देखो रिजल्ट आया था, ये 8 अगस्त 2023 को इस बच्चे का मैसेज आया था कि भैया थैंक यू। और उसके बाद हमारी फोन पे भी काफ़ी लंबी बात हुई। अभी भी ये बच्चा भी इंटर में है, इसके जब भी एग्जाम होते हैं लड़का मुझे कॉल करते कि भैया आज मेरा एग्जाम है, आप एक बार आशीर्वाद दीजिए यार। ऐसे देखो एक बच्चा मैं आपको और दिखाता हूँ। एक ही मेरी स्टूडेंट थी जिनका रिजल्ट आया, ये मैथ्स वाली है बच्ची, बट इनकी भी तैयारी लास्ट मोमेंट पे ही स्टार्ट हुई थी, बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, लास्ट मोमेंट पे इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था। और देख सकते हैं कि सर अच्छा इस बच्चे की खास बात, ये बच्चा मुझसे 11th और 12th में भी पढ़े हुए हैं, फाउंडेशन भी ये मुझसे पढ़े थे फिर, है ना। और इनका जो स्कोर था मैथमेटिक्स में वो आप देख सकते हैं 82 मार्क्स बेटा इस बच्चे ने यहाँ पे स्कोर किया, 82 मार्क्स इनका जो पेपर 3 है, और हाईएस्ट इनका मैथ्स में रहा है। और ये तब की बात बता रहा हूं जब लास्ट मोमेंट पे हमारी तैयारी हुई, आखिर के 1.5 महीने में इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, उसके बावजूद इनका इतना स्कोर आ गया है। अब क्वेश्चन है कि सर इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या किया कि भैया इनका स्कोर अच्छा आ गया। सो देखिए बेटा यहां पर जो भी बच्चा जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो यहां पर एक बात मैंने लिखी हुई है कि भाई सबसे पहले तो देखो यार एक काम करो आप लोगों को ना यार खुद पे पहले तो ट्रस्ट करना पड़ेगा कि भाई आप इस एग्जाम को अभी भी क्लियर कर सकते हो। स्पेशली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बेटा आप अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। वरना कई बार मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि यार हमने पूरे सेशन में तो पढ़ा नहीं है, अब आखिर के 1 महीने में कितना ही कर लेंगे, लॉ भी है, अकाउंट्स भी है, फिर मैथ्स जैसा अजीब सा सब्जेक्ट अलग से यहाँ पर आ गया है, हमसे नहीं हो पाएगा। बट बेटा ट्रस्ट मी हो जाएगा। बस एक चीज है, आपको 100% खुद पे भरोसा रखना होगा, और सिर्फ भरोसा ही नहीं, आपको 100% वैसी तैयारी भी करनी होगी, तब जाके काम बनेगा। आप एक साथ फिर इधर भी लगे हुए हो उधर भी लगे हो, ये सब काम भी करना है ना, तो दुनिया भर के काम करते रहोगे तो बेटा उस सिचुएशन में दिक्कत आ सकती है। बट मैं कह रहा हूं कि अगर 100% अगर आप डेडिकेट कर दो अपना टाइम सिर्फ इस एग्जाम के लिए, तो बेटा एग्जाम क्लियर होगा, गारंटीड होगा। बिल्कुल सर आप कर लोगे। अब सर यहां पर शुरुआत कैसे करी जाए, तो बेटा मैं कहूंगा कि स्टार्ट करो
उन चैप्टर से जिनकी वेटेज एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है, वो चैप्टर्स जिनकी वेटेज एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है, उन चैप्टर से शुरुआत करिए। जब आप उन चैप्टर को करेंगे और आपको लगेगा कि आपके इतने ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर हो चुका है तो पास होने लायक तो हमने कर लिया है, तो यार तब एक घबराहट, एक एंजाइटी जो होती है बेटा वो थोड़ी कम हो जाएगी यार। तो शुरुआत कीजिए। स्पेशली अगर मैं बोलूं मैथ्स की, अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में बेटा आप जानते हैं कि आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नाम का जो चैप्टर है, वो अकेला चैप्टर बेटा आपका 12 से 14 नंबर तक की वेटेज एग्जाम में रखा करता है यार। 12-13 नंबर तक क्वेश्चन, 14 नंबर तक क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ऐसी ही इक्वेशन नाम का एक इजी सा चैप्टर है जो जहां से 5 नंबर तक के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपके देखने को मिला करते हैं। इसके अलावा भी चैप्टर्स हैं बट जो डिफिकल्ट हैं। यहां पर मैंने बात करी मैथ्स में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की, जो एक इजी चैप्टर है, एक नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी इस चैप्टर को बड़े इजीली समझ जाता है। और इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर जहां पर हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं उनके थ्रू ही हमारे आंसर निकल जाते हैं यार। इतना आसान चैप्टर ये रहता है। ये चैप्टर बेटा आपका बन जाना है। ऐसे ही बच्चे आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग कुल मिला के बेटा ये समझ लो कि आपका 7 से 8 घंटे का चैप्टर है यार। 7 से 8 घंटे में मतलब आपके 4 चैप्टर हैं लॉजिकल रीजनिंग में, और हर चैप्टर बेटा आपका 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो टोटल इन 4 चैप्टर में बेटा आपके 20 मार्क्स बन जाएंगे। और ये लॉजिकल रीजनिंग ऐसे 4 चैप्टर बेटा जो मतलब एक चैप्टर आपका मैक्सिमम 2 घंटे में खत्म हो जाता है। आप इन चैप्टर को करेंगे तो आपको एक विश्वास आएगा कि हाँ यार मेरे 20 नंबर यहां से स्ट्रांग हो चुके हैं। और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन अगर आते हैं ना बेटा, आप यहां पर अगर सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल कर लो, आप यहां पे सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल कर लो, और उसके बाद आप जो स्कैनर आता है, आपने देखा होगा मार्केट में स्कैनर मिला करता है, या फिर कहीं से भी आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, चाहे पीडब्ल्यू से मिल जाए या कहीं से भी मिल जाए, पीवाईक्यूज आपको मिल जाए। पिछले 2018-19 से जब से भी लॉजिकल रीजनिंग आनी स्टार्ट हुई है तब तक के पीवाईक्यूज बेटा आपने कर लिए। मैं बता रहा हूं उसके अलावा बेटा कुछ भी नया नहीं बनता है। लॉजिकल रीजनिंग का जो लेवल है एकदम टफ वाला लेवल आपको इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। बड़े इजीली बच्चा 20 में से 15, 16, 17 स्कोर कर लिया करता है, और 20 मार्क्स की आपकी लॉजिकल रीजनिंग है। ऐसी अगर मैं स्टैट्स की बात करता हूं बेटा, स्टैट्स में आपके एक पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, पूरा कंप्लीट थ्योरी बेस्ड चैप्टर आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसमें ही आपका ऐड हो जाता है सैंपलिंग। उसमें ही बेटा अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन को अगर मैं ऐड कर देता हूं, जो कि एक इजी चैप्टर है, इजी सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इन दोनों चैप्टर की जो कंबाइंड जो वेटेज है बेटा वो 18 से 20 नंबर की वेटेज है। 18 से 20 नंबर की वेटेज मात्र ये 2 चैप्टर की है, 2 चैप्टर की। ऐसी लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का आपका, 40 नंबर बेटा आपके लॉजिकल रीजनिंग के इन 4 चैप्टर से। हाँ देखो एक चीज है, यहां के जो 4 चैप्टर में आपको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपको अकेला सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में लगेगा, ये मैं बोलूंगा बेटा आपको, ठीक है। बट ये है कि आसान है, आसान है, मीन मिडन मोड वगैरह निकालना आसान है। ऐसी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में भी लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय आपको लग सकता है, लेकिन यह है कि हाँ जो टाइम लग रहा है उसमें 8 से 9 नंबर बेटा आपको मिल रहे हैं, ये चीज भी तो है। तो मात्र ये जो 4 और वो 2 6, ये 6 चैप्टर बेटा आपको 40 नंबर दिला रहे हैं, और ये 2 चैप्टर बेटा आप और ऐड कर दो तो लगा लो यहां पर आपके 12 से 14 और लगभग 5 से 6, तो यहां पर बेटा लगभग 18 से 20 नंबर बेटा आपका यहां पर भी कवर हो जा रहा है यार। सो लगा लो 18, 18, 28 लगा लो, तो 54 मार्क्स बेटा आपके बन जाते हैं। पास होने के लिए स्कोर चाहिए कितना मैथ्स में 40, और यहां पर 54 की तैयारी आपकी हो रही है। लेकिन अब देखो यहां पर होता क्या है कि अगर आप एग्जैक्टली सिर्फ 54, 55 का ही पढ़ के जाओगे तो जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। तो बेटा इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसके अलावा भी बेटा आपको कुछ और चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे स्टैट्स की अगर बात करें तो स्टैट्स में इंडेक्स नंबर एक आसान चैप्टर आपका बनेगा, जहां से लगभग 4 नंबर तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे, इंडेक्स नंबर। ऐसे ही आपका रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन नाम का एक चैप्टर है बेटा, जो कि अकेला 5 से 6 नंबर तक की वेटेज रखा करता है, और आसान फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है यार, वो आपका हो जाना है यार। हाँ अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो स्टैट्स में बेटा प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 चैप्टर रहा करते हैं, जिसमें कि बच्चे ने ना पहले एक धारणा बना रखी होती है कि यार ये चैप्टर तो डिफिकल्ट है, ये हम नहीं कर पाएंगे। सो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं मानता हूं कि हाँ प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट डिफिकल्ट है और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी आसान हैं, जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, जहां पे सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है और आपको आंसर मिल जाता है। छोड़ना नहीं है, पढ़ना जरूर है बेटा, छोड़ना नहीं है, पढ़ना जरूर है। अब वहां पर क्या करना है तो वो चीज समझना। बट हाँ स्टार्ट करेंगे आप लोग उन चैप्टर से जिनके वेटेज ज्यादा हो, तो पहले बेटा आप इन चैप्टर्स को करना,
पहले आप इन चैप्टर्स को जरूर करना। ये जब हो जाए बेटा, अच्छा मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पढ़े कैसे, पढ़ाई करे कैसे, पढ़े कहां से? अगर आपने देखो पेड बैच कहीं से ले रखा है तो अपने पेड बैच के उन टीचर से पढ़िए। हमारे अगर आप संपूर्ण बैच के स्टूडेंट रहे हैं तो हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वहां से पढ़िए। प्लस बेटा जो मैंने चाणक्य सीरीज स्टार्ट करी है, चाणक्य सीरीज में बच्चे मैंने आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडिसेस, मैथ्स के 3 चैप्टर मैंने डाल दिए हैं। स्टैट्स में बेटे मैंने आपके लिए यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, मैंने कोरिलेशन, ये 3 टॉपिक बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। प्लस मेरा अगला जो टॉपिक यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है रिग्रेशन, फिर मैं इंडेक्स नंबर लेकर आ रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए बच्चे प्रोबेबिलिटी में लेकर आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं आपके लिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा लेकर आ जाऊंगा। सो आपके जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं वो तो आ ही रहे हैं। प्लस बेटा मैं यहाँ पे कुछ मैराथन्स आपके लिए करने वाला हूं जिसमें मैं एक दिन में बेटा पूरे कंप्लीट यहाँ पर मैं चैप्टर अपलोड किया करूंगा। प्लस जो चाणक्य जो सीरीज है बेटा, इसमें हमारे जो पुराने वाले जो वीडियोस हैं, लास्ट सेशन वाले जो वीडियोस हैं, देखिए मैथ्स तो बदलती नहीं है ना यार, मैथ्स तो सेम ही है। तो आप उन वीडियोज के थ्रू भी बेटा आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इतना अगर कर लेंगे भाई तो देखो जो चाणक्य सीरीज हमारी है यहाँ पर ना हर एक चीज कवर करी गई है, कुछ भी चीज छोड़ा नहीं गया है। तो वहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर होंगे, प्लस मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कवर होंगे। प्लस बेटा हमने इन वीडियोस में पीवाईक्यूज जो रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, हमने उन पीवाईक्यूज को भी यहाँ पे कवर कर रखा है। तो आप इन चाणक्य सीरीज के वीडियोस के थ्रू बेटा आप लोग तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं अपने इन वीडियोस की बात करूं तो मैंने यार इनमें ये सब कुछ मैंने कवर किया है। आपका बेड़ा पार हो जाना है इन चैप्टर्स में यार, अगर आप इनके थ्रू पढ़ाई करते हैं सर। ठीक है सर। अब सर ये बताइए कि मॉड्यूल में तो सर दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें एडिशनल में 200 क्वेश्चंस हैं। देखिए आपके पास टाइम की कमी है। यहां पर मैं ये बोलूंगा कि जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो, चाहे मेरे वन शॉट से पढ़ते हो या किसी और के वन शॉट से पढ़ते हो या कहीं से भी पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, आपने बेटा ये करना है ना, जो आपके आईसीआई, देखो किसी एक बुक को फॉलो करना, और मैं कह रहा हूं जो आईसीआई की जो ऑफिशियल बुक है ना उसको फॉलो करना, वो सबसे बेस्ट है। आईसीआई की जो ऑफिशियल बुक है, आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसको करना बेटा, वो सबसे बेस्ट है। और उसमें जो हमारी एक्सरसाइज हैं और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेना, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। एडिशनल का अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो तब तक के लिए आप अपने एडिशनल क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, बट एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स आप सारे इलस्ट्रेशन जितने इसमें होते हैं वो आप जरूर कर लेना। और इतना करने के बाद बेटा एक काम और करना भाई, जो स्कैनर में कह रहा हूं ना, जो पीवाईक्यूज है बेटा, पीवाईक्यूज, वो पीवाईक्यूज बच्चे आप यहां पर साथ साथ कर सकते हैं भाई। ऐसी बच्चे अगर मैं बात करूं जो आपके कुछ थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, जैसे बात करी जाए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की, तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं उनमें आपने एडिशनल वाले क्वेश्चंस जरूर करने हैं, वो नहीं छोड़ने। ठीक है, जैसे अब देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो वहां तो यार लगभग 200 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ऐसी रेशियो प्रोपोर्शन में भी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंस सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वहां पे एडिशनल वाले करने बैठोगे तो बहुत टाइम आपको लग जाना है। वहां पे तो मैं क्या कह रहा हूं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लो, बट जहां पे बेटा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन है, उनके एडिशनल क्वेश्चन बेटा आप लोगों को जरूर नजर मारनी है। और जो आईसीआई के जो मॉड्यूल के जो आंसर्स हैं बेटा, वो आंसर्स याद जरूर रख लेना। ठीक है, उनसे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ और एग्जाम में आना चाहिए। प्लस उसके बाद बेटा पीवाईक्यूज तो मैंने आपसे कहे हैं कि पीवाईक्यूज आपको जरूर करने हैं। पिछले 8-10 साल तक के जो पीवाईक्यूज हैं वो कर लेना। आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बार बार उनमें क्वेश्चंस रिपीट होते ही जा रहे हैं। स्पेशली जो आपके बच्चे कहते हैं ना कि सर प्रोबेबिलिटी चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है। प्रोबेबिलिटी से अगर मान लो 5 क्वेश्चन अगर आए हैं ना, तो उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन हैं। उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11th के बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट उनमें लग रहे हैं, बहुत ही हल्के से। मतलब अगर आपने प्रोबेबिलिटी ना भी पढ़ा हो तो तब भी उनका आंसर आप कर सकते हो। बट स्टिल मैं क्या बोल रहा हूं, कोई जो डिफिकल्ट चैप्टर भी है उसको छोड़ना मत, पढ़ जरूर लेना, मन मार के पढ़ो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तभी वीडियो पूरा देखना और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एक बार देखना कि हमने कैसे सॉल्यूशन करवा रखे हैं, एग्जाम में कैसे आ रखे हैं। फॉर्मूला याद करके जरूर चले जाना, कुछ तो पल्ले पड़ेगा यार, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूं अगर वही एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना यार। ये तो थ्योरी चैप्टर में एडिशनल करने हैं और बाकियों में एटलीस्ट एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स आपको जरूर करने हैं। प्लस पीवाईक्यूज की बेटा मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूं। और ऐसे ही बेटा जो आपके जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं वहां पर मैंने आपको बताया कि जो जैसे डिफिकल्ट चैप्टर में बच्चे हमारे क्या रखते हैं, जैसे जो आपका स्टैट्स की अगर बात करी जाए तो वहां पर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही मैथ्स में अगर बात करी जाए तो मैथ्स में बच्चा कैलकुलस को तो एकदम छोड़ ही देता है यार। मैथ्स में बच्चा कैलकुलस को छोड़ ही देता है।
ठीक है। तो अगर कोई नॉन मैथ्स वाला बच्चा है, नॉन मैथ्स वाला बच्चा, तो उसको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई तू कैलकुलस को छोड़ ही दे, कैलकुलस पे टाइम वेस्ट मत करना। मतलब यहां से लगा लो कैलकुलस से कुल मिला के 5 से 6 नंबर तक का आपका क्वेश्चन आता है, वो मैं मानता हूं, और होता भी बड़ा आसान है। लेकिन अगर एक बार ट्राई कर लेना, अगर समझ में आए तो ठीक है, बट अगर शुरुआत से अगर पल्ले बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा है बेटा, तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी मत लगाना। वीडियोस अगर देखना हो तो देख लेना, बट एग्जांपल्स पे ट्राई करना, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस वगैरह में मत चले जाना बेटा। एग्जांपल्स और एक बार पीवाईक्यूज देख लेना, ठीक है। ऐसी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट चैप्टर है, उसमें भी थ्योरेटिकल में भी बाइनोमियल वाला पार्ट आसान है, पॉइजन वाला पार्ट भी ठीक है यार, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि आपका मोड क्या होगा, है ना, ऐसे उसमें वेरिएंस क्या होगा, तो उनके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिसके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यार। तो उसमें नॉर्मल वाले पार्ट में मैं कह सकता हूं कि समझ में आना थोड़ा सा बंद हो जाता है, बट उस नॉर्मल वाले पार्ट में भी आपके कुछ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन के कुछ उसमें फॉर्मूले हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह के, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो वो फॉर्मूले याद रख लेना, और इतना कर लेने के बाद एक बार पीवाईक्यूज पर नजर मार लेना बस, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, पर छोड़ना एकदम मत भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। नॉन मैथ्स वाला बच्चा, नॉन मैथ्स वाला बच्चा चाहे तो कैलकुलस को स्किप कर सकता है, और उसमें चाहे तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्किप कर सकता है। इन दोनों को छोड़ने से आपके लगभग 10 नंबर तक का आपका स्कोर कम हो जाएगा, मतलब तब आपका स्कोर 100 में से नहीं आएगा, तब आपका स्कोर 90 में से आएगा, ठीक है। बट जो मैथ्स वाला बच्चा, मैथ्स वाला तो यार कैलकुलस को बिल्कुल करे, कैलकुलस को छोड़ना मत बिल्कुल भी। जो मैथ्स वाला बच्चा है, जिसने 11 12 में मैथ्स पढ़ा, बहुत आसान है इस बार की कैलकुलस, बहुत आसान, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बेटा नॉर्मल वाले पार्ट में अगर आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट है तो ठीक है, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, और एग्जांपल्स और पीवाईक्यूज जरूर कर लेना, आप कर लोगे यार, ट्रस्ट है मुझे आप पे, ठीक है। सो पीवाईक्यूज करने हैं। इसके बाद बेटा आपका 5 फुल सिलेबस वाले जो बेटा आपको अपने मॉक टेस्ट पेपर करने हैं, 5 कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर आपको करने हैं। और मॉक टेस्ट पेपर के रूप में भी बेटा आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं 2000, ये आप 22 जून वाला पेपर उठा लो, या आप ये दिसंबर वाला पेपर उठा लो, 23 के जून और दिसंबर वाले पेपर बेटा आप उठा सकते हैं। ऐसे 5 पेपर पूरे पूरे सॉल्व करना। देखिए यहां पर मैं एक चीज बता दूं, आपको लगेगा कि स्कोर मेरा कम आ रहा है जब पहला पेपर करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, पांचवा करोगे, पहले में आपका स्कोर कम आएगा, शायद 100 में से 30-35 आए, और नॉन मैथ्स वाले बच्चों के शायद, जो मैथ्स वाले बच्चे उनका 100 में से 45-50 के आसपास आए। कम स्कोर आए तो बेटा टेंशन नहीं लेनी है। ये जो पेपर आप बना रहे हो, ये पेपर बेटा इसलिए हैं ताकि आप एग्जाम में कम टाइम में आप अपने पेपर को पूरा कर पाओ, आते हुए क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, आते हुए क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम वाला माहौल नहीं मिल पाया, और मतलब आप फिर एग्जाम में गए और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को देखकर ही आप डर गए और वहां पे आप कुछ लिख ही नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों के साथ में, एग्जाम में जाती घबराहट के मारे वो कुछ सब कुछ ब्लैंक हो जाते हैं। वो माहौल बेटा आप लोगों को अभी चाहिए, वो माहौल बच्चे आप लोगों को अभी बनाना है, और वो तब बनेगा जब आप 5 पेपर सॉल्व करने के लिए बैठोगे। तरीके से बैठना, ढंग से एकदम कि हाँ अभी टाइम देखा, क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा ना हो कि हम बीच में लो चल यार थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा बाहर घूम के आ जाता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर 2 घंटे तरीके से बैठना, ये समझो कि एग्जाम है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्लस एग्जाम, ये जो पेपर्स करोगे बेटा, ये जो पेपर्स आप करोगे, कई बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम में तुक्के मार के आते हैं, तुक्के मार के एग्जाम में वो बच्चे आया करते हैं, तुक्के मार के। तो क्या आपको एग्जाम में तुक्के लगा के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या एग्जाम में हमें तुक्के मारने चाहिए? तो बेटा आंसर है कि आप हो कौन, पहले इस पर भी डिपेंड करता है। क्या आप वो बच्चा है जो स्कोर ही लो किया करता है, या आप हाई स्कोरर हो, या आप हाई स्कोरर स्टूडेंट हो? आप कौन हो, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, एग्जाम में आप गए हो और वहां पर एग्जाम में आपको 100 में से 45 क्वेश्चन एग्जैक्टली अच्छे से आते हैं, 44 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको अच्छे से आते हैं, 42 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली अच्छे से आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको तुक्का मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहां पर आपको तुक्के नहीं लगाने, बिल्कुल भी तुक्के नहीं लगाने यार, क्योंकि तुक्के में बहुत, देखो 25% चांसेस ही हैं कि वो तुक्का सही होगा, 75% चांसेस क्या है कि आपका आंसर गलत होगा। तो ऐसे में बेटा आपका एक एक तुक्का आप पे भारी पड़ सकता है। आपका जो स्कोर है नेगेटिव मार्किंग की वजह से बेटा जो आपके मार्क्स आ भी रहे हैं ना, वो 40 से नीचे चले जाएंगे। भाई मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट 40 आ जाएं। वो जो लड़का मैंने स्टार्टिंग में मयंक बताया था ना, उस बच्चे ने वही किया, जितने उसको आते थे उसने एग्जैक्टली उतने ही ट्राई किए,
एग्जैक्टली, और वो एग्जैक्टली 40 नंबर लेकर आया। वो जिस दिन एग्जाम देकर आया तो उसने मुझे बताया कि भैया मैंने इतने का ही किया है, अब पता नहीं जो किया वो गलत ना हो जाए, कहीं मेरे मार्क्स 39 38 रह जाएं, तो मैं रह ना जाऊं इस बार। तो यहां पर बेटा तो तुक्का नहीं मार सकते, लेकिन हाँ आपको लगता है आपके एग्जाम में कि भाई ठीक है मेरे मार्क्स जो है वो 75 77 तक का मैंने सही कर रखा है, 2-4 क्वेश्चन में तुक्का मार लेता हूं, क्या पता सही हो जाए, तो उस सिचुएशन में गैस वाला गेम खेला जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बच्चा जिसके आ ही रहे हैं 40 41 42 के सही है, बागी में तुक्का मारने लग जाए तो ऐसे में उसके मार्क्स कम आ जाएंगे यार। देखिए चाहे आपके 42 आए, चाहे 48 आए या 55 आए, सब पास ही हैं, सब पास है भाई, ठीक है। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तुक्के में सही हो जाने से बेटा आप कोई बहुत बड़े रैंक होल्डर नहीं बन जाओगे, सही बात है, बट हाँ गलत होने पर बेटा आप फेलर जरूर हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना है भाई, इस बात का ध्यान रखना है। और जिनको लग रहा है कि यार हमारा तो स्कोर ही एग्जाम में 20 25 28 के आसपास आ रहा है, तब तो यार आपकी मर्जी, लगाना तो लगा लो, नहीं लगाना तो नहीं लगाना, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि स्कोर फिर ऑब्वियसली रिपीट ही करना पड़ेगा, राइट। तो अभी तैयारी ऐसी रखो कि फेल होने की नौबत ना आए। अभी हम फिलहाल मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम कवर कर सकते हैं उतना करने की भाई हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए वही हमारा जो वो जो बच्चा था जिसके एग्जैक्टली 40 आए, जो स्ट्रेटेजी थी, क्या करेंगे, मैक्स सबसे पहले बेटा लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लो। ये बेटा आपके लिए रामबाण है, लॉजिकल रीजनिंग रामबाण। 20 में से कोशिश करो कि आपको 20 में से 20 सही करने हैं, 20 में से 20 आपको सही करने हैं। लॉजिकल रीजनिंग बेटा ये समझ लो कि ये आपका मेन, आपका हथियार होना चाहिए जो आपको 20 तो पक्का दिलाएगा। उसके बाद बेटा देखो, लॉजिकल रीजनिंग को करने के लिए आईसीआई का मॉड्यूल पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लेना, पीवाईक्यूज बेटा ढंग से पूरे अच्छे से बना लेना। बिना पीवाईक्यूज बनाए बेटा आप एग्जाम में मत उतरना, ठीक है। कोई अलग ढंग से, कोई अलग से किताब लगाने की जरूरत नहीं है। 2 किताबें बेटा मैं आपको बोल रहा हूं, एक ऐसी बुक जिसके अंदर आईसीआई मॉड्यूल है, दूसरा बुक जिसके अंदर पीवाईक्यूज हो। और जब से लॉजिकल रीजनिंग जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से लेके अब तक के सब पीवाईक्यूज, ये ध्यान रखना। 20 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। फिर मैथ्स में बेटा फाइनेंस इक्वेशंस इनइक्वालिटी, 20 नंबर यहां से आपके बन रहे हैं, इसमें इनइक्वालिटी भी ऐड कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। इनइक्वालिटी भी मतलब 1-1.5 घंटे के चैप्टर है बस से। ऐसी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन 18 मार्क्स। और जब ये हो जाएं तो उसके बाद लिख लो, उसके बाद करना कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड डिस्पर्जन, उसके बाद ये करना, ये बेटा पहले मिनिमम ये, फिर उसके बाद जो बचे एक्स्ट्रा बचे टाइम अगर बचे तो करने के लिए बेटा आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज लगा सकते हो, वहां पर आप कोरिलेशन रिग्रेशन इंडेक्स नंबर लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो, ये तब के बाद की बात है। बट एटलीस्ट इतना तो जरूर करना है भाई यार, इतना आईसीआई मॉड्यूल से प्लस पीवाईक्यू से जरूर करना है। ये रामबाण है बेटा, ये आपको पास कराएंगे। और जो बच्चा रैंक होल्डर बनना चाह रहा है, जो 90 95 लाना चाह रहा है, उसको सब कुछ करना है। डिफिकल्ट चैप्टर भी अगर कोई है तो वहां पर चलो ठीक है, आप पढ़ना जरूर, उनको समझ में थोड़ा कम आए, एग्जाम्पल्स देखकर जाना और पीवाईक्यूज देखकर जाना, छोड़ना नहीं बेटा। इतना कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी लगती है बेटा, कमेंट करके बताएंगे भाई, मैं आपके मैसेजेस देखूंगा, आपको जहां दिक्कत लगेगी मैं आपको बढ़िया सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। मिलेंगे आपसे, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट।